नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो क्लर्क हाई कोर्ट का हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JBT का, कोई भी आने वाला एग्जाम्स है। जैसे कि पहले भी हेल्प मिलती रही है वैसे आगे भी हेल्प मिलती रहे, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल्स इन शिवालिक हिल्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील इनमें से शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। शिवालिक पहाड़ियों में इनमें से कौन सी तहसील नहीं आती है? जब नहीं आपसे पूछा गया है तो आनी तहसील, ऑप्शन डी सही आंसर है। आनी तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तहसील है, ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तहसील है। और ये जो है ये कहाँ पर नहीं आती? ये नहीं आती शिवालिक की पहाड़ियों में। अगर हम शिवालिक की पहले बात कर लेते हैं फिर आनी की बात करेंगे। शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को जो है वो मानक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। मानक पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है। और इस पर्वत श्रृंखला के तहत हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज आते हैं, अलग अलग पार्ट जो हैं वो आते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो ऊना डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से यहाँ पर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा टच करती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है धर्मशाला में जो है वो मुख्य रूप से धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। और हमीरपुर को ये थोड़ा सा टच करती है। बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, इन सभी को ये थोड़ा थोड़ा टच करती है। पोंटा वैली पूछ जाए तो वो भी इसी के अंडर जो है वो आती है, इसी को टच करती है। नाहन हो गया आपका, रेणुका हो गया, पछाद ऑप्शन में दिया गया है और भोरंज दिया गया है, तो ये सारे इसको टच करते हैं। आने की बात मैंने बोला था कि आने की बात बाद में करेंगे, तो आने के बारे में जानिए। अभी इलेक्शन हुए थे ना, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि आनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं? 4 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती हैं। 4 विधानसभा की सीट्स में एक आनी आती है, एक बंजार आती है, एक कुल्लू आती है, एक मनाली आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखिए। 122 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड टू दी वेस्ट ऑफ बिलासपुर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े रेयरली पूछे जाते हैं। पूछा जाए तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए हिमाचल के बारे में। हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला जो है वो बिलासपुर के पश्चिम में पड़ता है। कौन सा जिला? ऊना जिला, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, देखो बिलासपुर के अगर हम वेस्ट में बात करें तो ऊना पड़ता है, ईस्ट में बात करें तो मंडी लग जाता है थोड़ा सा, अगर हम नॉर्थ में बात करें तो हमीरपुर लग जाता है, और साउथ में बात करें तो सोलन लग जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है बिलासपुर के बारे में। ईस्ट मंडी, वेस्ट ऊना, नॉर्थ हमीरपुर और साउथ सोलन। अच्छा, ये तो बिलासपुर के जो लोकेशंस हैं सराउंडिंग की, डिस्ट्रिक्ट हैं सराउंडिंग्स के, उनके बारे में हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ जाता है कि बिलासपुर किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन के साथ, डिस्ट्रिक्ट मंडी के साथ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ, इन 4 जिलों के साथ जो है वो बाउंड्री साझा करता है। ऊना किस किस के साथ करता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के साथ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ करता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया पूछ लिया गया आपसे, तो बिलासपुर का एरिया जो है वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। और उसी तरह ऊना का एरिया अगर आपसे पूछा गया तो ऊना का एरिया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, 1540 स्क्वायर किलोमीटर ये ऊना का एरिया है, और ये पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारा हो गया बिलासपुर ऊना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज दी वैली ऑफ ग्लेशियर। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था, और दूसरा पूछ लिया जाता है कि लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर कब कहा गया था। लाहौल को 1873 में वैली ऑफ ग्लेशियर कहा गया था, और किसके द्वारा कहा गया था? लाहौल को एंड्रयू विल्सन, ऑप्शन बी सही आंसर है। एंड्रयू विल्सन के द्वारा वैली ऑफ ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियरों की घाटी जो था वो कहा गया था। लाहौल स्पीति में लेडी ऑफ केलोंग भी है। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, और लाहौल स्पीति के केलोंग हेडक्वार्टर से ही एक ग्लेशियर दिखाई देता है जो एक लेडी की शेप में दिखाई देता है। जैसे लेडी ने कुछ कैरी किया हुआ है तो उसी को नाम दे दिया गया लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, देखो लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल और स्पीति ये 2 अलग अलग घाटियाँ हैं लाहौल स्पीति की,
और लाहौल की अगर हम स्पेसिफिक रूप से बात करें तो लाहौल को जो है वो दक्षिण जिला भी कहा जाता है, या फिर लाहौल शब्द का अर्थ होता है दर्रे का देश, दर्रे का देश इसका अर्थ होता है। और स्पीति का अर्थ होता है मणियों की भूमि, वैली ऑफ जेम्स, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से लाहौल स्पीति के ग्लेशियर आप कैसे भूल सकते हैं। लाहौल स्पीति में जो ग्लेशियर्स पड़ते हैं, जैसे कि एक ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति को जो है वो कुल्लू के साथ जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू के साथ जोड़ता है। उसी तरह कुगती दर्रा है, ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। लाहौल को जो स्पीति के साथ दर्रा दो जोड़ता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। और लाहौल को जो बड़ा बंगाल के साथ जोड़ता है वो है बंगाल दर्रा, तो बंगाल दर्रा भी ध्यान रखना है। बारालाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है। इस दर्रे में जो है वो झांसकर, स्पीति, लाहौर और लद्दाख की सड़कें जो है वापस से आकर मिलती भी हैं। अच्छा, ये तो ग्लेशियर्स के बारे में हो गया। अब ग्लेशियर्स आपने न सुने होते हैं कहीं ना कहीं पर, हर एक ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा, बस एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहेंगे। 124 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेज विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804-1805। तो एक दिन ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी क्विज करके डाला था आपको, तो सही आंसर बताया था कि 1804 और 1805 में कांगड़ा के ऊपर जो गोरखाओं की फोर्सेस ने अटैक किया था उसको कौन लीड कर रहा था, उसके चीफ कौन थे। उसके चीफ थे कौन, आपके अमर सिंह थापा। ऑप्शन डी सही आंसर है, अमर सिंह थापा उसके चीफ थे। हुआ क्या था, हुआ इस तरह से था कि कांगड़ा पर उस टाइम शासन कर रहे थे राजा संसार चंद यहाँ पर शासन कर रहे थे। अब राजा संसार चंद ने बहुत ही आतंक मचा रखा था, बिलासपुर को खासकर बहुत तंग उन्होंने करना शुरू कर दिया था। बिलासपुर को तंग कर रहे थे, बिलासपुर को लूट रहे थे, बिलासपुर के ऊपर किला बना रहे थे और उस किले का नाम रख दे रहे थे छातीपुर किला, कि बिलासपुर की छाती पर मैंने ये किला बनाया है, तो उसका नाम छातीपुर ही उन्होंने रख दिया। बिलासपुर की भी ईगो हर्ट कहीं ना कहीं पर हो रही थी, तो बिलासपुर के राजा महान चंद उस टाइम हुआ करते थे। अब महान चंद बड़े परेशानी में थे कि किया क्या जाए। महान चंद ने क्या किया, महान चंद ने गोरखों से सहायता मांगी। तो उन्होंने गोरखों को कहा कि तुम हमें सहायता दो, हम भी तुम्हें सहायता प्रदान करवाएंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अमर सिंह थापा गोरखाओं को लीड कर रहे थे, वो यहाँ पर आ पहुँचे 1804-05 में गोरखाओं अपने सेना को लेकर, और उन्होंने संसार चंद को पराजित कर दिया। इनका जो युद्ध था ना, ये युद्ध हुआ था महल मोरिया नामक स्थान पर, जो कि हमीरपुर में पड़ता है। और संसार चंद को भागना पड़ा था और जाकर शरण लेनी पड़ी थी कांगड़ा के किले में। और आपने ये भी ध्यान रखना है, फिर बिलासपुर के ऊपर भी ना गोरखाओं ने थोड़ा सा अपना शासन जमा लिया, और बिलासपुर भी 1803 से 1814 तक जो था वो गोरखाओं के अधीन ही रहा था। बिलासपुर के राजा इस टाइम महान चंद हुआ करते थे, इनका नाम तो मैंने आपको बताया ना कि महान चंद हुआ करते थे। इसके बाद में चलकर 1815-16 में संगोली की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ गोरखाओं ने, और फिर ये नेपाल चले गए थे वापस। तो ये चीज़ें ना होती रही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड दी प्रिंसली स्टेट ऑफ भज्जी। तो भज्जी जो प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना किसने की थी। भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, राजा चारू के द्वारा। तो चारू इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब राजा चारू ने भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की। भज्जी प्रिंसली स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है, आपने ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी जो था, राजधानी इसकी सुन्नी में हुआ करती थी, और ये भी 1803 से 1815 तक जो था वो गोरखाओं के अधीन ही रहा था। 1815 में जब गोरखा यहाँ से चले गए थे तो ब्रिटिश सरकार उस टाइम आई। ब्रिटिश सरकार ने एक राणा थे जिनका नाम रुद्रपाल था, रुद्रपाल को जो था ये एक सनद के रूप में प्रदान कर दिया था, और रुद्रपाल फिर 1842 तक जो था राजगद्दी पर बैठे रहे। आपने ध्यान रखना है कि भज्जी के अंतिम शासक पूछे गए आपसे तो रामचंद्र पाल इनका पूरा नाम था। रामचंद्र पाल जो था ये अंतिम शासक थे, और भज्जी जो था वो 1948 में महासू जिले का एक हिस्सा बनकर जो था वो हिमाचल प्रदेश में विलय हो गई थी, या फिर महासू में ही विलय हो गई थी। वर्तमान टाइम में अगर हम भज्जी की बात करें तो भज्जी जो है ये सुन्नी, आपने जगह का नाम सुना होगा, सुन्नी तहसील का ही एक भाग है। और भी अगर हम यहाँ से कुछ जानने की बात करें तो बलसन ठकुराइन के बारे में पूछ लिया जाता है। बलसन ठकुराइन की स्थापना राजा अलग सिंह के द्वारा की गई थी। पूछ लिया जाता है थरोच ठकुराइन के बारे में, थरोच ठकुराइन रियासत आप कह लीजिए, इसकी स्थापना किशन सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो है वो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खनेटी रियासत है, खनेटी रियासत की स्थापना किसने की थी, सवीर चंद के द्वारा खनेटी की स्थापना की गई थी। धामी की स्थापना गोविंद पाल ने की थी। जुब्बल ठकुराइन की स्थापना राजा करमचंद ने की थी। राविनगढ़ ठकुराइन की स्थापना दुनी चंद ने की थी, और केउंथल ठकुराइन की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई थी। कांगड़ा रियासत की अगर हम बात करें ना कि ये अंग्रेजों के आधिपत्य अंग्रेजों के अधीन आप कह लीजिए कि कब आई थी, तो ये आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद जो था ये आई थी अंग्रेजों के अधीन। ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा के बारे में फिर उसके बाद ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। फिर कांगड़ा छोटे छोटे हिस्सों में ना बंट गया बाद में चलकर, और जब छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया तो अलग अलग पार्ट यहाँ से निकल कर आए। अगर आप मॉडर्न टाइम में कुछ कांगड़ा के बारे में जानेंगे ना, तो कांगड़ा का एरिया एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांगड़ा का एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरे हिमाचल का जो है वो कवर करता है 10.31%। क्या ये सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया? नहीं, ये सबसे बड़ा जिला नहीं है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हिमाचल प्रदेश का कोई सबसे बड़ा जिला है इन टर्म ऑफ एरिया तो वो लाहौल स्पीति है, जो पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है, और उसका एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है, परंतु कांगड़ा की डेंसिटी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कांगड़ा की डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस अगर हम बात करें तो कितनी है, वो है 263, 263 जो है ये कांगड़ा की डेंसिटी है, कांगड़ा का घनत्व है। हिमाचल की डेंसिटी कितनी है? 123 जो है वो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। ये आंकड़े ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पर ज़रूर काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी कहा जाता था बाबा कांसीराम को। ऑप्शन डी सही आंसर है। बाबा कांसीराम हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हिमाचल प्रदेश के जो मूवमेंट हुए, नेशनल मूवमेंट जिनको आप कह लीजिए, तो उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर जो था वो पार्टिसिपेट किया था। अगर किसी को कुछ ज़्यादा डीप में जाकर पूछना है तो वो क्या पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी का नाम किसने दिया था, या फिर पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसने दिया था। तो इनको पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो पहले पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडा सिब्बा में हुआ है। 1882 में इनका जन्म हुआ था। 1882 में इनका जन्म हुआ था। और जब भगत गुरु, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली थी ना, तो उन्होंने उस टाइम ये कसम खाई थी इन्होंने कि ये आज़ादी तक जो है ये काले कपड़े ही धारण करेंगे। ये प्रण इन्होंने लिया था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1943 में हुई थी। 1943 में इनकी मृत्यु हुई। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिमाचल की, तो इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पर शिवानंद रमौल दिया गया है। तो शिवानंद रमौल का नाम आपने कहाँ पर पढ़ा है या फिर कहाँ पर सुना है? तो इनका नाम आपने तभी पढ़ा सुना होगा जब आपने सिरमौर प्रजामंडल पढ़ा होगा। सिरमौर प्रजामंडल जो कि 1931 में एस्टेब्लाइज किया गया, उसके ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे। पंडित पद्मदेव का नाम आपने कहाँ पर पढ़ा सुना होगा? तो पंडित पद्मदेव का नाम आपने तब पढ़ा होगा जब आपने हिमालयन रियासती प्रजामंडल पढ़ा होगा। हिमालयन रियासती प्रजामंडल के ये सेक्रेटरी थे, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ के आंदोलनों में भाग लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछते हैं। ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इस भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई 1908 में। 1908 में इसकी जो स्थापना किसने की थी? राजा भूरी चंद ही उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने ही यहाँ की स्थापना, इस म्यूजियम की स्थापना जो था वो की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है राजा भूरी सिंह के बारे में कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, कौन से ईयर में दी गई थी? 1906 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। जब ये चंबा के राजा थे तो उस टाइम पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच में। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि चंबा के राजा उस टाइम कौन थे जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और उनका क्या योगदान रहा था। देखो, ये राजा भूरी सिंह हुआ करते थे और राजा भूरी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की थी। चंबा में पहली बार जो बिजली आई, बिजली घर पहली बार आया, वो 1910 में आया था। वो भी आपने ध्यान रखना है। ये चंबा के भूरी सिंह से मिलते जुलते क्वेश्चंस हो गए। चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के 1935 में चंबा रियासत के राजा बने थे। 1938 में तो ये अंतिम शासक थे। और चंबा रियासत जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था, तो उस टाइम ये जो था वो हिमाचल प्रदेश की एक जिले के रूप में उभर कर आया था। हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना था। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं टेरिटोरियल काउंसिल वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद
हिमाचल प्रदेश में कब समाप्त हुआ था। अब ये समाप्त होने की बात जब कर रहे हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में ये टेरिटोरियल काउंसिल कब समाप्त हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल समाप्त हो गया था। 1957 में बना था, 1963 में समाप्त हो गया था। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। और हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में जब किया गया तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे, जिनमें आपका चंबा आता था, मंडी आता था, महासू आता था, सिरमौर आता था। हिमाचल प्रदेश जो था, ये भी आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो 1951 में पार्ट सी यानी कि भाग सी राज्य बना था। पार्ट सी स्टेट कब बना? 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बना था। पहले मुख्यमंत्री 1952 में जो था वो चुने गए थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो भी ध्यान रखना है। 1952 में हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे KL मेहता, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के साथ इसको, क्योंकि हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है ना, अभी क्या 1-2 दिनों में हो जाएगा, 2-3 दिनों में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, इसकी बिल्डिंग का क्या नाम है। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना इस हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे दिया है। अगर क्विक रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ से कर सकते हैं इजीली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है। स्टडी को अगर शेप देना चाहते हैं तो वहाँ से मिल सकती है। हाई कोर्ट की बात कर रहे थे तो 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये त्रिसदनीय हुआ करता था। यहाँ पर 3 लोग हुआ करते थे। एक पहले जो चीफ जस्टिस यहाँ का बने थे वो बने थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। इनका नाम बहुत ज़रूरी है, इनका नाम मत भूलना आप, इनका नाम ध्यान रखना। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले क्या स्टेटस था, इससे पहले भी तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं पर होता होगा। तो इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के तहत जो था वो हिमाचल प्रदेश आता था। दिल्ली हाई कोर्ट के तहत हिमाचल प्रदेश आता था 1971 से पहले। 1971 में जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो अपना ही हाई कोर्ट 25 इन्होंने जो था यहाँ पर बना लिया था। और बिल्डिंग का नाम था रेवेंसवुड बिल्डिंग। रेवेंसवुड बिल्डिंग जो है, इस रेवेंसवुड नाम है इस बिल्डिंग का। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, पहले तो आपको पता चल गया। प्रेजेंट टाइम में कौन है? अमजद सईद। अमजद सईद जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो इसके चीफ जस्टिस है। पूरा नाम देख लेना इनका। और यहाँ से अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला भी था टेलीग्राम पर आपको कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज जैसे हैं जिनका नाम रिकमेंड किया गया है कहाँ के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो वो कौन है? वो है जस्टिस संजय करोल। जस्टिस संजय करोल का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। 130 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखिए। 30 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं उहल 3 परियोजना जो है ना इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी पूछी गई है। तो पहले तो उहल किसकी सहायक नदी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि उहल जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो उहल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अब उहल 3 परियोजना है, इसको एग्जीक्यूट करती है जो एजेंसी, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ये कितने मेगावाट की परियोजना है? ये 100 मेगावाट की परियोजना है। उहल ब्यास की सहायक नदी है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि उहल 3 परियोजना जो है सिर्फ इसको ही हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एग्जीक्यूट नहीं करता, और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको ये एग्जीक्यूट करता है। उन परियोजना में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे कि इन परियोजना में मुख्य रूप से आपकी एक तो छाबा परियोजना आ जाती है जो कि 1.7 मेगावाट की परियोजना है, और इसको भी ये शिमला में स्थित है। उहल परियोजना आपकी मंडी में स्थित है, छाबा परियोजना शिमला में स्थित है। और घानवी 2 परियोजना आ जाती है, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही एग्जीक्यूट करता है। और इसके अलावा गुम्मा परियोजना हो गया, आंध्रा परियोजना हो गया, इन परियोजनाओं को भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है जो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि चमेरा परियोजना जो कि चंबा में स्थित है, ये 3 स्टेजेस में है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजनाएं। ये कितने कितने मेगावाट की परियोजनाएं हैं और इनको कौन एग्जीक्यूट करता है? बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बता दीजिए। आपका रिविज़न भी एक अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप किताबों के पन्ने पलट लेंगे अगर आपको नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से हेल्प मिल जाती है।
टेलीग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपने ध्यान रखना है कि टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ना और जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखना, पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक है। 10 टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें करना, उसको एक सेप आपकी स्टडी को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।